वी वर स्टडिंग द चैप्टर एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। उसमें पढ़ रहे थे हम लोग द खिलजी एंड द तुगलक डायनेस्टी। तो अभी तक हमने पढ़ रहा था अबाउट द खिलजी डायनेस्टी। इसके बाद हम पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी एंड दिस इज़ द पार्ट सेकेंड। और अभी तक अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो जाकर आप पार्ट वन का वीडियो चेक करें। पार्ट वन का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंटिन्यू करते हैं। अब हमने देखा कि किस तरीके से मोहम्मद खिलजी जो है ये किस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी सभी चीज़ को लूट रहे थे, सब जगह को कब्जा कर रहे थे और पूरे भारत पर अपना दबदबा बना रहे थे। ये सारे चीज़ को हमने देखा। नाउ कम्स द डेक्कन पॉलिसी। तो डेक्कन क्या है सबसे पहले मैं वो बताता हूँ आपको, ठीक है। अब देखना इमेज को अच्छे से। ये है हमारा इंडिया का मैप, ठीक है। और ये जो नीचे के पार्ट है ना, इसे कहते हैं दक्कन प्लेट्यू, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी सारे पार्ट को जीत चुके थे और इसने विंध्याचल के पहाड़ को भी टप लिया था, यानी कि क्रॉस कर लिए थे विंध्याचल माउंटेन को। और अब इनकी बारी थी दक्कन जीतने की, ठीक है, दक्कन। और यहाँ पर माना जाता था ना पहले कि यहाँ पे जो राजा होते थे वो चाह के भी दक्कन को नहीं जीत सकते थे। रीज़न ये था ना कि जो डेक्कन है ना, यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं। इस बीच में आप देखो, इधर बहुत सारी नदियाँ हैं, ठीक है। बहुत सारी नदियाँ हैं और बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं जिसे टप कर आना पॉसिबल नहीं होता था राजाओं के लिए जीतना ऐसा, ठीक है। तो ये जीता था अलाउद्दीन खिलजी और यही है दक्कन प्लेट्यू। ये जो तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश, ये सभी जो है ना पार्ट, ये आते हैं दक्कन प्लेट्यू में, ठीक है। दक्कन पॉलिसी। अलाउद्दीन डिड नॉट एनेक्स द दक्कन आफ्टर कॉन्करिंग इट। जो अलाउद्दीन थे वो कब्जा नहीं किए दक्कन को जीतने के बाद। ही वॉज फार साइटेड एंड रियलाइज दैट इट वुड नॉट बी ईजी टू कंट्रोल दिस प्रोविंसेस फ्रॉम दिल्ली। और ये जो अलाउद्दीन थे ना, ये बहुत दूरदर्शी थे, यानी कि ये दूर का सोचते थे, ठीक है। तो ये सोचे कि अगर मैं इसे कब्जा भी कर लूँ ना तो मैं दिल्ली में रह के इतनी दूर तक ना कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। आप देखो इमेज में, अगर आप देखोगे तो दिल्ली जो है यहाँ पे है और यहाँ से दक्कन को कंट्रोल करना बाबा रे बहुत दूर है ये, ठीक है। ये काफ़ी डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ आने में बहुत वक्त लगता है। और उस वक्त तो कोई ट्रेन नहीं हुआ करती थी, घोड़े पर सवार होकर ये सभी नदियाँ और माउंटेन को पार करते थे। तो अलाउद्दीन ने सोचा कि अगर मैं दिल्ली में बैठा हुआ रहूँगा तो दिल्ली से दक्कन को कंट्रोल करना मेरे बस का तो नहीं है। तो इसने आक्रमण करके यहाँ जीत तो लिया पर कब्जा नहीं किया। कब्जा नहीं किया तो क्या किया भाई, वो देखते हैं। Moreover, his main objective was to acquire as much wealth as possible from the south to pay for the maintenance of his huge army and for the administration of his territories. इनका मेन मकसद था ना कि साउथ में जितने हैं ना, साउथ यानी कि डेक्कन में जितने भी मंदिर हैं वहाँ के सारे खजाने को लूट लेना है और अपने आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि अलाउद्दीन का जो आर्मी था ना वो एक नेक्स्ट लेवल का था, ठीक है। तो उतने उतने सिपाहियों को रखे थे तो उन्हें सैलरी भी तो देना होता था ना। तो वो जो सैलरी देने के लिए उन्हें धन चाहिए और धन इसने साउथ में अटैक करके बहुत ज़्यादा धन लूट कर लेके गया। The ruler of the Deccan was forced to acknowledge the supremacy of the Sultan and pay a heavy annual tribute as mark of submission to his स्यूज़ेरेनिटी। स्यूज़ेरेनिटी का मतलब होता है कि वो जगह को सीज़ कर लेना, ठीक है। तो अलाउद्दीन जो था ना वो क्या किया कि वहाँ पे डेक्कन में तो आक्रमण किया और वहाँ जीत लिया और वहाँ पे मंदिर में जितने भी सोने चांदी पैसे जो भी थे ना, सारी चीज़ों को वहाँ पर लूट लिया और वहाँ के राजा को बोला कि तुम अब मेरे अधीन हो और जैसा मैं बोलूँ तुम वैसा करोगे, ठीक है। और वहाँ के राजा को बोला कि और हर साल तुम मुझे टैक्स दोगे, यानी कि तुम मुझे पैसे दोगे। और अलाउद्दीन वहाँ पर प्रॉपर कब्जा नहीं किया क्योंकि अलाउद्दीन को पता था कि अगर वो दिल्ली में रख के कंट्रोल करेगा ये डेक्कन को तो वो नहीं कर पाएगा कंट्रोल, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था डेक्कन का दिल्ली से, ठीक है। नाउ द मंगोल इन्वेजन। मंगोलिया एक कंट्री का नाम है और वहाँ पे एक बहुत ही क्रूर शासक, एक राजा जो कि एकदम पागल राजा था, उसका नाम था जंगीज़ खान, ठीक है। जंगीज़ खान जो था वो एकदम पागल, इतना क्रूर ना कि मैं वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन कर सकता। बस आप जंगीज़ खान का नाम सुनोगे ना, बस आप समझ जाना कि एकदम पागल शासक,
ठीक है, जो किसके माइंड में जो आता था ना वो चीज़ कर लेता था। ठीक है, तो मैं आपको ना मंगोल दिखाता हूँ कहाँ पे, तो आप समझ पाओगे अच्छे से। देखो, ये है हमारे इंडिया का मैप, ठीक है, और यहाँ पे है मंगोलिया, और यहीं पर शासक था जंगीज़ खान, ठीक है। जंगीज़ खान, और इतना पागल शासक ना, जो मिलता ना इसको रास्ते में उसे मार देता था। उसका गला काट के, मतलब कि अपने तलवार के नोक पे ऐसे करके लेकर पूरे घोड़े पर घूमता था। तो यहाँ पे मंगोलिया का शासक था जंगीज़ खान, ठीक है। तो मंगोल इन्वेजन, और इस वक्त यहाँ पे दिल्ली में थे अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी को भी डर था कि कहीं मंगोल के अटैक इंडिया पर ना कर दे, मतलब मंगोलिया से अटैक ना कर दे इंडिया पे। पर मंगोल्स जो है वो अटैक किए थे भारत पे, ठीक है। तो आओ अब पढ़ता हूँ और अच्छे से समझता हूँ इसे। मंगोल इन्वेजन, मंगोलों का अटैक इंडिया पे। द मंगोल्स अटैक इंडिया 5 टाइम्स ड्यूरिंग द अर्ली ईयर ऑफ अलाउद्दीन्स रेन। जब अलाउद्दीन का साम्राज्य था ना, जब वो राजा थे दिल्ली में बैठे हुए, तो मंगोल ने 5 बार अटैक किया था इंडिया पे। बट दीज अटैक्स वेर सक्सेसफुली रिपल्स्ड। पर गनीमत थी कि जो इनका आर्मी था ना, अलाउद्दीन का, ये थोड़ा स्ट्रांग था, तो जो अटैक हुआ उसे रिपल्स कर लिया, यानी कि उनसे बच गया। अलाउद्दीन टूक सेवरल स्टेप टू फाइंड अ स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम टू प्रोटेक्ट हिज अम्पायर फ्रॉम द मंगोल रेड्स। और अलाउद्दीन के भी ना दिल में डर था कि मंगोल से अटैक करके ख़त्म ना कर दे, क्योंकि वो सब बहुत क्रूर थे, मतलब एकदम बेरहम दिल होता है ना जैसा, वैसे वहाँ के शासक थे। और जो मैंने बताया ना आपको कि जो दिल में आता था वो कर देते थे। तो अलाउद्दीन के भी मन में मतलब ये डर था ना कि कहीं एकदम भारत में घुस के सब कुछ तहस नहस ना कर दे। तो मंगोल्स ने 5 टाइम्स अटैक किया इंडिया पर अलाउद्दीन ने 5 बार उस अटैक को रिपल्स करने में सक्सेसफुल रहा, क्योंकि इनका जो आर्मी था अलाउद्दीन खिलजी का, वो बहुत स्ट्रांग था। The forts along the route of Mongol attacks were repaired and the frontier provinces were placed under the best general। तो जो किला होते थे ना फोर्ट, उसे बहुत अच्छा और बहुत मजबूत और लंबा सा बनाया गया ताकि कोई अटैक ना कर पाए। और जो फ्रंटियर प्रोविंस थे, यानी कि जो आगे के इलाके थे, वहाँ पे बेस्ट जनरल जो था ना, यानी कि जो बेस्ट सेनापति सब था, उन्हें वहाँ पर ड्यूटी पे लगाए थे ये। द आर्मी वॉज रिकोगनाइज्ड एंड स्ट्रेंथन, और आर्मी को बहुत स्ट्रॉन्ग किए इसने। मंगोल लीडर वर कैप्चर्ड एंड ट्रैम्पल्ड टू डेथ बाय एलिफेंट। और जो भी मंगोल से अटैक करने के लिए आते थे ना, देखो मैंने बताया कि मंगोल के जो राजा थे वो थे जंगीज़ खान। पर ऐसा, अब राजा है तो राजा हर बार अटैक करने थोड़ी आएगा। राजा तो अपने सिपाहियों को ना भेजेगा, जो सेनापति है उसे ना भेजेगा अटैक करने। तो जब भी भेजता था ना यहाँ इंडिया पे अटैक करने के लिए, तो अलाउद्दीन खिलजी के ना जो सिपाही होते थे वे उन्हें पकड़ लेते थे और एक बड़े जैसे हॉल में रख देते थे, और उसमें एक पागल हाथी को डाल देते थे, ठीक है। और वो हाथी उस मंगोल लीडर को कूच कूच कर मार देता था। The Mongol has also embraced Islam and had settled in Delhi during Jalauddin's reign, were mercilessly massacred। और बहुत से जासूस ना मंगोल के इंडिया में आके रहते थे मुस्लिम बन के। तो जलालुद्दीन जो ये हैं खिलजी, इसने पता किया कि कौन कौन है, और जैसे जैसे पता चला ना, सभी को बहुत बेरहमी से मारा इसने। और जब ये उन जासूसों को मारते थे ना, तो एकदम बीच चौराहे पर मारते थे, ताकि मैसेज ना सभी को जाए कि जो जलालुद्दीन ये खिलजी हैं, इनके विरोध में जो भी जाएगा उनका यही हश्र होगा, ठीक है। ऐसे वो पनिश करते थे बीच रास्ते में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मेजर्स अगेंस्ट नोबल। मेजर अगेंस्ट नोबल यानी कि जो बुद्धिजीवी थे ना, जो बहुत विद्वान लोग थे ना, वो इसके अगेंस्ट में हो गए थे, राजा के अगेंस्ट में हो गए थे, खिलजी के अगेंस्ट में हो गए थे, ठीक है। तो ये नोबल्स को कैसे चुप कराएं वो अब देखते हैं। मेजर अगेंस्ट नोबल्स। Alauddin had to face a series of rebellions by his noble and relations. He adopted several measures to bring them under his control। तो अलाउद्दीन जो है वो जब राजा बने ना, तो जो बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं ना, वो जल्दी दबते नहीं है। तो वो ना सभी इसके विरोध में आवाज़ उठाने लगे थे, अलाउद्दीन के विरोध में। तो इनको चुप कराने के लिए अलाउद्दीन ने कुछ स्टेप्स उठाए, ठीक है। वो स्टेप्स मैं पढ़ता हूँ। The nobles were not allowed to intermarry without his permission.
नोबल्स की जो शादियाँ होती थी वो अलाउद्दीन के परमिशन के बिना नहीं होती थी। नो पार्टीज कुड बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द नोबल विदाउट द प्रेयर कंसेंट ऑफ द सुल्तान। और अगर कोई भी पार्टीज़ होगा ना तो उसमें पहले परमिशन लेना होता था सुल्तान से। Thus, the nobles were denied the opportunity to interacting with each other and conspiring against him। और जब ऐसा होने लगा ना तो जो बुद्धिमान लोग थे वे सभी एक जगह इकट्ठा ही नहीं हो पा रहे थे, और इकट्ठा नहीं हो पा रहे थे तो ये जो है जो सत्ता में राजा है उसके विरोध में कुछ ये सब कर नहीं पा रहे थे। An elaborate and efficient spy system was set up. The noble could not move about freely. Everything they did in public places as well as in their homes were promptly reported to the Sultan। और जितने भी विद्वान थे ना सभी के पीछे इसने जासूस लगा दिए थे, ताकि अगर कोई भी मतलब साजिश अगर रची गई राजा के खिलाफ तो राजा को तुरंत पता चल जाएगा। आप देख रहे हो ना कितने ये दूरदर्शी हैं, है ना। और सभी घर पर और पब्लिक प्लेस दोनों जगह जासूस लगा के रखे थे। ऑल फ्यूडल लैंड्स ग्रांटेड वेयर कॉन्फिस्केटेड, फ्रेश ग्रांट वर मेड, बट द न्यू लैंड होल्डर्स वर नो लॉन्गर द ओनर ऑफ द लैंड। दे वर ओनली एंटाइटल्ड टू अ पार्ट ऑफ द रेवेन्यू विच वॉज फिक्स्ड बाय द सुल्तान। दे कुड नॉट लेवी एडिशनल टैक्सेस ऑन द पीजेंट्स। और जो ज़मींदार होते थे ना उनका एक फ़िक्स, पहले क्या होता था ना कि पहले मैं बता देता हूँ, ठीक है। जो ज़मींदार होते थे उनका ज़मीन वो फ़िक्स कर दिए थे, वो अब और ज़्यादा उसको सैलरी के रूप में ज़मीन नहीं मिलना था अब, ठीक है। और ये क्या कर दिए थे कि जो भी टैक्स होता था ना तो उसमें से थोड़ा सा काट के उस ज़मींदार को दे दिया करते थे, ठीक है। तो यही बातें इसमें लिखी गई। तो ये सारे स्टेप्स को इसने उठाए ताकि नोबल्स जो है वो रिबेल ना कर दें, वो मतलब कि सरकार के विरोध में ना चले जाए, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स उठाए। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी, और फिर अलाउद्दीन ने रीऑर्गेनाइज किया अपना आर्मी को, अपने आर्मी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया। Reorganization of the army. Alauddin was the first Sultan of Delhi to lay the foundation of the permanent standing army. The size of the standing army was greatly enlarged. इसने बहुत बड़े आर्मी का मतलब ऑर्गेनाइज किया इसने। He introduces the system of branding horses and maintaining a descriptive role of the soldiers। ठीक है। तो इसने जो घोड़े होते हैं ना उसे ये दाग कहते थे और चेहरा कहते थे सोल्जर्स को, ठीक है। ये मतलब नाम दिया गया था। जो घोड़सवार जो रहते थे उसे दाग कहते थे और जो सोल्जर्स होते थे उन्हें चेहरा कहते थे। स्पाइस वेयर केप्ट इन एवरी यूनिट ऑफ द आर्मी, और जितने भी आर्मी होते थे ना उसमें स्पाइस रहते थे यानी कि जासूस रहते थे। नोबल्स वेयर नॉट अलाउड टू मेंटेन आर्मी, और नोबल्स यानी कि जो भी बुद्धिजीवी थे यानी कि जो पढ़े लिखे लोग थे जो बुद्धिमान थे उन्हें ये अलाउ नहीं था कि वो आर्मी रख सके। द सैलरी ऑफ द सोल्जर्स वेयर रिड्यूस एंड फिक्स्ड, और जो सैलरी है सोल्जर्स का उसे कम कर दिया गया और फिक्स कर दिया गया, ठीक है। मतलब कम करके फिक्स कर दिया कि हर मंथ तुम्हें इतनी सैलरी मिलेंगे। रिवेन्यू रिफॉर्म्स, ठीक है। पैसे कहाँ से आते थे अलाउद्दीन को। टू मीट द कॉस्ट ऑफ द मेंटेनिंग अ ह्यूज आर्मी, इतने बड़े आर्मी को मेंटेन करने के लिए द सुल्तान नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, सुल्तान को बहुत पैसों की ज़रूरत होती थी। दस अलाउद्दीन इंट्रोड्यूसेस सर्टेन रेवेन्यू रिफॉर्म्स, तो अलाउद्दीन ने कुछ पैसे आने के उपाय सोचे और इसने कुछ तरीके अपनाए। कौन कौन से तरीके हैं उसे पढ़ेंगे। द लैंड वॉज मेजर्ड एंड द शेयर ऑफ द स्टेट वॉज फिक्स्ड, जो लैंड होते थे ना वो फिक्स रहते थे, ठीक है। और जो उस लैंड का देखरेख करता था उनकी भी सैलरी फिक्स रहती थी। स्पेशल रेवेन्यू ऑफिशियल्स वेर अपॉइंटेड टू कलेक्ट द टैक्सेस, और टैक्स को कलेक्ट करने के लिए स्पेशल ऑफिशियल्स को अपॉइंट किए थे यानी कि नए नए ऑफिसर्स को ये ड्यूटी पे लगाए थे। द सुल्तान इंक्रीज द टैक्स फ्रॉम 1/3 टू हाफ ऑफ द हार्वेस्ट, तो पहले ना 1/3 टैक्स दिया जाता था पर आधा टैक्स कर दिए कि अगर 10 किलो गेहूँ हुआ ना तुम्हारे खेत में तो 5 किलो तुम मुझे दोगे और 5 किलो तुम खुद रखोगे। आप देख रहे हो कितना ज़्यादा ये टैक्स था इस वक्त। इट वॉज टू बी पेड इन कैश, और ये जो टैक्स लेते थे ये कैश में लेते थे बाय द वे, ठीक है, पैसों में लेते थे। मार्केट कंट्रोल पॉलिसी,
To compensate for the reduced salaries of the soldiers and the heavy taxes imposed on the peasant, price control was introduced. अलाउद्दीन सेटअप थ्री मार्केट इन दिल्ली, तीन मार्केट ये सेटअप किए। वन फॉर फूड ग्रेन्स, एक था खाने पीने की चीज़, एक मतलब वो एक मार्केट था जहाँ पे सिर्फ खाने पीने की चीज़ें मिलती थी। द सेकेंड फॉर क्लोथ एंड फॉर एक्सपेंसिव आइटम्स सच एज शुगर, ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। और जो दूसरा मार्केट था उसमें कपड़े और महंगे महंगे चीज़, काजू, किशमिश, पिस्ता, ये सारे चीज़ बेचा करते थे उस सेकेंड मार्केट में। एंड द थर्ड फॉर हॉर्स, स्लेव्स एंड कैटल, और जो तीसरा मार्केट था वहाँ पे पशु यानी कि घोड़े, गाय, गधा, बकरी, ये सारी चीज़ें बेची जाती थी। स्लेव्स और नौकर भी बेचे जाते थे। ईच मार्केट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ एन ऑफिशियल कॉल्ड द शाहाना, और ये सभी मार्केट जो हैं वो शाहाना कंट्रोल करते थे। The prices of all commodities were fixed and prices of essential items were kept low। और जो मतलब खाने पीने की चीज़ थी, जो एसेंशियल आइटम था लाइक चावल, दाल, इन सब का प्राइस लो था, और जो एक्सपेंसिव चीज़ थी ना उनका प्राइस फिक्स था। Market officials were appointed to keep a strict watch on the prices, the weight used and the activities of the traders। और उस वक्त के ज़माने में मतलब कि ऑफिशियल रखा करते थे ताकि देखे कि कोई प्राइस बढ़ा करके तो नहीं बेच रहा ना मार्केट में, और जो वेट करते हैं, सामान को नापते हैं, तो कहीं कोई ज़्यादा या कम करके तो नहीं ना बेच रहा मार्केट में। ये सारी चीज़ पर ध्यान रखते थे ऑफिशियल्स। Anyone caught hoarding goods or cheating customer in prices or weight was severely punished। और अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाते थे ना तो उन्हें सीवियरली पनिश करता था, उन्हें बहुत बुरी तरीके से पनिश किया जाता था। इफ़ अ मर्चेंट सोल्ड अ कॉमोडिटी दैट वेट लेस देन इन स्टेटेड वेट, एन अमाउंट ऑफ फ्लेश इक्विवेलेंट ऑफ द डिफिशियंसी इन वेट वॉज कट ऑफ फ्रॉम हिज बॉडी। और अगर कोई सामान में ना कोई कम अगर देते था ना कोई दुकानदार, तो उसके ना बॉडी से काट के वो इक्वल करता था सामान। आप देख रहे हो किस लेवल का उस वक्त सिस्टम था। चलो अब आगे पढ़ता हूँ, ठीक है। State warehouses were set up and stocked with food grains which were released whenever there was a famine or a storage। और ना एक जैसे अभी ना कोल्ड स्टोरेज होता है, कोल्ड स्टोरेज में होता है ना कि एक बहुत बड़ा घर रहता है, उसमें एक ना फ्रिज में जैसे टेम्परेचर होती ना, तो कम टेम्परेचर में ना सामान को रखा जाता है, आलू हुए, प्याज हुई, ये सारी चीज़ों को रखा जाता है। तो वैसे ही ना उस वक्त भी एक वेयर हाउस था जिसमें कि सामान रखा जाता था। सामान इसलिए रखा जाता था ना ताकि अगर कभी बाढ़ आ गया या फिर भूखमरी आ गई या फिर सुखाव आ गया तो इमरजेंसी में ये सामान सब इस्तेमाल कर पाए। सोच लो आप उस वक्त इतने सिस्टमेटिक वे में लोग काम करते थे। Now we will see art and learning. Alauddin was a patron of art and learning. Amir Khusro, the famous Persian poet, lived in his court। अलाउद्दीन को पोएम वोएम ये सब जो है, आर्ट, लर्निंग, ये सब बहुत पसंद था। अमीर खुसरो एक बहुत ही फेमस पर्शियन पोइट थे, ईरान के पोइट थे, जो कि इनके दरबार में रहते थे। Alauddin keen interest in architecture is clear from the large and imposing monument built during his reign। और इन्हें आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी था, यानी कि बिल्डिंग्स बनाना, ये सभी में बहुत ये दिलचस्पी लेते थे। और इसने अपने रेन में ना, अपने जब ये थे साम्राज्य में, तो बहुत सारे बिल्डिंग्स इसने बनवाए। तो कुछ बिल्डिंग्स के नाम अब हम पढ़ेंगे। द अलाही दरवाज़ा, ठीक है, अलाही दरवाज़ा, बिल्ट एज एन एंट्रेंस डोर टू द कुतुब। इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्पाइसमैन ऑफ द खिलजी आर्किटेक्चर। देखो, स्लेव डायनेस्टी में जो था उसने बनाया कुतुब मीनार, ठीक है। कुतुब मीनार के बगल में ही ना इसने अपना भी एक मीनार बनाया, लेकिन वो मीनार सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो फिर बाद में उसे तोड़वा के अलाउद्दीन ने बोला कि एक काम करो कि ये कुतुब मीनार के आगे ही ना एक दरवाज़ा बना दो, भव्य दरवाज़ा बनाओ, यानी कि बड़ा दरवाज़ा बनाओ, और इसका नाम रखना अलाही दरवाज़ा, ठीक है, अलाही दरवाज़ा। तो इसने अलाई दरवाज़ा बनाया जो कि एंट्रेंस गेट है कुतुब मीनार का। मैं तो कभी नहीं गया कुतुब मीनार देखने के लिए, अगर आप गए हो तो बताओ आप कि क्या आपने वो अलाई दरवाज़ा देखा है।
Alauddin also built a madrasa in a Qutub complex. He built places and mosques. The Siri fort and the place of 1,000 pillars were built by him. और ये सारे कुछ प्लेसेस हैं जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाए थे. फिर अलाउद्दीन डाइड इन 1316 क्राइस्ट एरा. इनकी मृत्यु हो गई 1316 क्राइस्ट एरा में. His death was followed by the period of political turmoil as his successor were unable to rule the kingdom effectively. और इसके बाद जो शासक आए अलाउद्दीन के जो बेटे थे या फिर जो भी रिलेटिव था या सेनापति था वो उतने इफ़ेक्टिव नहीं थे, सारे बकलोल थे. ठीक है, जिसकी वजह से उसमें कोई भी अच्छे से शासन नहीं कर पाए. इन 1320 क्राइस्ट एरा द लास्ट खिलजी रूलर्स वाज किल्ड. और जो 1320 क्राइस्ट एरा में देख लो 1316 में इनकी मौत हुई और मात्र 4 साल के बाद 1320 में जो खिलजी डायनेस्टी था जो इतना इसने मेहनत करके इतना फैलाया था सभी बर्बाद हो गया. पूरे सारे रूलर ख़त्म हो गए, सारा साम्राज्य ही ख़त्म हो गया, खिलजी डायनेस्टी ही ख़त्म हो गया. फिर आया तुगलक डायनेस्टी. ठीक है, तो तुगलक डायनेस्टी कहाँ से आया ये अब मैं बताऊंगा आपको पार्ट 3 वीडियो में. ठीक है, और आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा. मैं मिलता हूँ अब आपसे पार्ट 3 वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.